एवरीवन, चलो भाई आ जाओ जरा जरा आ जाओ जरा जोर लगा के 16 वाला पेपर, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 16 वाला पेपर अपने पास है। अब एकदम लास्ट पड़ाव चल रहा है ये, तो जरा देखते हैं क्या चल रहा है बॉटनी में। 101 102 से स्टार्ट है, बढ़िया है बॉटनी वाला पार्ट। 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम किस लिए होता है? गर्थ बढ़ाने के लिए होता है, मोटाई बढ़ाने के लिए होता है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, क्या वो लेटरल मेरिस्टेम है क्या? हाँ बिल्कुल, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी फेसिकल्स के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलने वाला कैम्बियम वो है। इंटरफेसिकुलर जाइलम फ्लोएम उन दोनों के बीच में, यानी आप समझो बात को, जैसे क्या क्या होगा, ये मान लो मैंने वेस्कुलर बंडल बनाया है, ये मान लो उन्होंने फ्लोएम वाला पार्ट बनाया, ये मान लो फ्लोएम वाला पार्ट बनाया और ये मान लो उन्होंने जाइलम वाला पार्ट बना दिया। इनके बीच में जो कैम्बियम होता है, ये जो कैम्बियम की स्ट्रिप है ये कहलाती इंट्राफेसिकुलर। तो इंट्राफेसिकुलर रहती है, हाँ लेटरल मेरिस्टेम के लिए ही। इंटरफेसिकुलर कहाँ रहेगी? एक अलग कलर यूज करके इंटरफेसिकुलर भी बता देता हूं मैं आपको। ये वाला, ये यहां पर ये जो बनेगा ये इंटरफेसिकुलर है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ए, ये भी लेटरल मेरिस्टेम है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये भी लेटरल मेरिस्टेम है। फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम ये भी, वो कहां पर मिलेगा मुझे? यहाँ पर ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में मिलेगा, वो भी है लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है। ग्रेजिंग एनिमल्स जब घास चर जाते हैं तो घास जो दोबारा आती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से आती है, ये वाला नहीं है। उसने नॉट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 102 करेक्ट आंसर डी। देन नेक्स्ट अगला 103 विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। एनसीईआरटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, ग्रासेस घास में विंड पॉलिनेशन होता है, हवा से पॉलिनेशन होता है। 104 हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिसीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज अ वेराइटी ऑफ। व्हीट की वेराइटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हीट की वेराइटी हिमगिरी। 107 रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये स्प्लाइसिंग होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, जिसमें इंट्रॉन्स उनको हटाया जाता है और एक्सॉन को जोड़ा जाता है, इसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो वो स्प्लाइसिंग कहलाता है। करेक्ट आंसर डी 107। इसके बाद आ जाते हैं 108 F1 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are as 1:2:1. It represents a case of। तो कोडोमिनेंस, हाँ उसके अंदर 1:2:1 का रेशियो मिलता है मुझे, दोनों जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का रेशियो मिलता है। डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं, उसके अंदर 9:3:3:1 का मिलता है, वो तो अलग है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, उसके अंदर तो 3:1 और 1:2:1 का मिलता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसके अंदर भी 1:2:1 का मिलता है। तो कोडोमिनेंस में भी मिलता है, मोनोहाइब्रिड कोडोमिनेंस में भी मिलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिलता है, यानी दोनों में मिलेगा। इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। अब इन दोनों में से ज्यादा सही क्या है कि चूंकि इसके साथ मोनोहाइब्रिड भी लगा दिया गया और ये जो रेशियो मिलता है ये मोनोहाइब्रिड में मिलता है, इसलिए ज्यादा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वो भी करेक्ट है, अगर उसके आगे मोनोहाइब्रिड लिखा होता तो वो सही हो जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 109 डायग्राम दिया है एनसीईआरटी का। गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। पता है अपने को म्यूसिस का दिया है ये। विच इज दिस स्टेज, ये स्टेज कौन सी है? प्रोफेज 1 ड्यूरिंग म्यूसिस। हाँ म्यूसिस की प्रोफेज 1 में ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये है। प्रोफेज 2 ड्यूरिंग म्यूसिस नहीं, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग म्यूसिस वो तो माइटोसिस जैसी होती है, उसमें नहीं होता। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में ये वाला काम होता ही नहीं म्यूसिस वगैरह का।
बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, नहीं माइटोसिस में नहीं होता है। तो प्रोफेज 1 ये वाला करेक्ट आंसर है। और ये हो क्या रहा है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हुआ और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और रिकॉम्बिनेशन होकर यानी हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होकर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, सॉरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इसके बाद में 111, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। आइसोगेमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, इसीलिए तो आइसोगेमेट बोलते हैं, बिल्कुल एक जैसे, देखकर बता ही नहीं सकते, इसलिए आमतौर पर उनके लिए हम प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं, मेल फीमेल का टर्म यूज भी नहीं करते हैं। एंड आइसोगेमेट्स डिफर ईदर इन स्ट्रक्चरल, फंक्शन एंड बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, या तो वो स्ट्रक्चर में अलग दिखेंगे या बिहेवियर में अलग दिखेंगे, उन्हें हम मेल फीमेल बोल सकेंगे गेमेट्स को। इन ओमाइसिटीज फीमेल गेमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while male gamete is larger and non-motile। ये ओमाइसिटीज क्या है यार, ये जो फंजा है, किंगडम फंजा है, उसका जो क्लास फाइकोमाइसिटीज है उसे फर्दर फिर 2 क्लास में बांटा गया है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो जो ओमाइसिटीज है उसमें जो फीमेल गेमेट है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, लेकिन ये तो बोल रहा है स्मॉलर और मोटाइल, तो ये गलत बात लिखी, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। क्या क्या रॉन्ग है इसके अंदर, इसके अंदर एक तो फीमेल गेमेट स्मॉलर नहीं होता बल्कि लार्जर होता है, एंड मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और ये ओमाइसिटीज क्या है, ये ओमाइसिटीज एक सब क्लास है, या फाइकोमाइसिटीज को 2 क्लासेस में बांटा गया फर्दर, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो देख लिया जरा इसमें। ए वाला बोल रहा है हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, हाँ ये तो करेक्ट है, हर्बेरियम बोलते हैं उसी जगह को। बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, सही बात है, ये भी सही बात है। अ म्यूजियम इज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं कलेक्शन नहीं बल्कि स्पेसिमेन रखे जाते हैं, फोटोग्राफ नहीं बल्कि स्पेसिमेन रखे जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें नॉट अ करेक्ट पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर सी डी भी देख लेते हैं। की इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, हाँ की कपलेट ये है, सही बात है। तो 112 करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, 113, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स इज फाउंड इन, ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया 3-4 बार। इसमें स्पाइरो वगैरह के अंदर जो गेमेट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन 114, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो अपने को पता है कि जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है उसे ओव्यूल भी बोलते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल से इक्विवेलेंट मान सकते हैं। करेक्ट आंसर 114 में डी। 115, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 से 4 तक 5 तक एंड आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। तो ये 1 से 5 तक देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ के देखते हैं। In liverwort, mosses and ferns. In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. हाँ ये सही बात है, सब गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है। क्यों? लिवरवर्ट और मॉसेस ये तो ब्रायोफाइट के मेंबर है और ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है, इसलिए फ्री लिविंग मिलेगा। एंड फर्न, गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, और फर्न इसके अंदर गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग होता है और स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग होता है हेट्रोस्पोरी को छोड़कर। तो ये वाली बात तो सही लिखी है, यानी उसने पूछा है करेक्ट, तो ये पहले वाला तो करेक्ट हो रहा है। सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल सीड हैबिट के लिए हेट्रोस्पोरी होना जरूरी है। जिम्नोस्पर्म में सबके अंदर होता है, और फर्न में जैसे साल्विनिया मार्सिलिया उनके अंदर भी आपका साल्विनिया मार्सिलिया स्लेजिनेला भी उनके अंदर हेट्रोस्पोरी होती है, ये भी बात सही है। सब मतलब 8 एक जनरा ऐसी हैं जिनमें मिलता है, आपकी किताब में 2 ही दी हैं, स्लेजिनेला और साल्विनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉलवॉक्स, अल्बुगो इज ऊगेमस, हाँ सही बात है, ये भी इनमें ये ऊगेमस मिलता है देखने को। फोर्थ, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलाबोरेट दैट इन मॉसेस, देन दैट इन मॉसेस आना चाहिए। तो स्पोरोफाइट लिवरवर्ट का ज्यादा एलाबोरेट है, नहीं साहब लिवरवर्ट का ज्यादा एलाबोरेट नहीं है बल्कि मॉस का ज्यादा एलाबोरेट है। लिवरवर्ट का तो कंप्लीटली पैरासाइटिक होता है,
और मॉस का तो फिर पार्शियल पैरासाइट होता है, उसका जो कैप्सूल वाला पार्ट है उसमें कुछ स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं। ये वाली बात गलत है। फिफ्थ वाला बोल रहा है पाइनस एंड मार्केंशिया बोथ आर डायोसियस। नहीं साहब, पाइनस मोनेशियस है और जो मार्केंशिया है उसके अंदर मेल और फीमेल मेंबर्स अलग अलग होते हैं। तो ये वाली बात भी गलत है। उसने पूछे हैं करेक्ट, 1 2 और 3 करेक्ट, यानी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 115 करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 116। When the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as imbricate estimation straightforward. Correct answer B. 117. Which one of the following statements is correct? Statement दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? ए वाला। देखते जरा एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। अच्छा बढ़िया, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। द सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक। हाँ ये तो सही बात है, उसने करेक्ट ही पूछा है, ये तो करेक्ट है। और सॉरी, सीड ग्रासेस के अंदर मतलब मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्मिक मिलेंगे मुझे, ये तो गलत बात है। उसने क्या पूछे हैं? करेक्ट ही पूछे हैं। मैंगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नहीं साहब, मैंगो पार्थिनोकार्पिक क्यों होने लगा? बिल्कुल, वो तो फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा। अ प्रोटीनेशियस एलिरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। हाँ, मेज ग्रेन में एंडोस्पर्म और फ्रूट वॉल के बीच में प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसे एलिरॉन लेयर भी बोलते हैं। ये करेक्ट बात है, तो इधर लगाते हैं करेक्ट। और देखते हैं अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। नहीं, वो स्टेमिनोड तो स्टेराइल स्टेमिन कहलाता है। ये गलत बात है, ये वाली भी। सही बात सी है, करेक्ट आंसर सी। 117। नेक्स्ट अगला 118। एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। तो कैरोट वो तो रूट है, ग्राउंड नट वो तो फ्रूट ही है पूरा। स्वीट पोटैटो और पोटैटो, इनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है आमतौर पर। जो स्वीट पोटैटो है वो रूट है, रूट भी कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और पोटैटो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 119। द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमेर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। तो 4 ही तरह के होते हैं और 4 ही ऑप्शन दिए हैं। एक बार देख लेते हैं इनको ठीक से, कोई खास बात नहीं है। जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये मान लो सेंट्रोमेर मैंने बना दिए। एक केस में ये दोनों बराबर क्रोमेटिड्स, एक केस में एक छोटा एक बड़ा, एक केस में एक बिल्कुल पास में और एक बिल्कुल सिरे पर। नाम है इनके, ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। उसने यही पूछा है। सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, ये सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड है, ये वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। देन 120, क्वेश्चन नंबर 120, 120 की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स दी है, उसके अंदर मैचिंग देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। नहीं, ये काय के लिए होने लगा? स्मूथ ईआर, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। बिल्कुल सही बात है, लिपिड का सिंथेसिस करेंगे। रफ ईआर, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। नहीं, ग्लाइकोजन का क्यों करने लगा? वो तो प्रोटीन का करता है। रफ ईआर, ऑक्सीजन फैटी एसिड। नहीं, ये भी नहीं करने वाला है। उसने पूछा है करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 120 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है भाई? 121। Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryote? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन बॉडीज मिलती है देखने के लिए, स्टोरेज के लिए। कौन कौन सी नहीं है तो देखते हैं क्या करके। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, हाँ ये है इंक्लूजन बॉडी। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ये भी है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये भी है, स्टोरेज है। पॉलीसोम, ये तो बहुत सारे राइबोसोम mRNA के थ्रेड पर लगते हैं, उससे पॉलीसोम कहते हैं। ये गलत बात है, इंक्लूजन बॉडी नहीं है, नॉट पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 121। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 125, 125। देखो भाई 125 क्या बोलता है वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ABCD करके दिया है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेडिमेंट्री। तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, इसके आगे लिखा कार्बन नाइट्रोजन। हाँ है, हाँ है, ये सही बात है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, सल्फर एंड फास्फोरस। हाँ है ये। बाकी सब उल्टे सीधे करके दिए दिख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ज्यादा ओरिजिनल नहीं है इसमें, फालतू। 125। देन 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। फिर से दिया रॉन्गली मैच्ड, जरा देखते हैं क्या रॉन्गली मैच्ड है। मोनेस्कस परप्यूरस, स्टेटिन, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये तो सही है, रॉन्गली मैच्ड नहीं, सही मैच्ड है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, रिमूवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल सही, क्लॉस बस्टर कहलाता है, ये भी सही बात है।
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लाइपेज नहीं साहब, ये तो ब्यूटाइलिक एसिड के लिए रहता है, रिमूवल ऑफ स्टेटिन स्टेल्स, हाँ लाइपेज करेगा, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये वाला काम नहीं करता है, ये गलत है। लेकिन उसने हमसे पूछा है रॉन्गली मेज, तो हमारे लिए जो आंसर रहेगा वो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनों को ऐसा करना चाहिए कि ये सही था, ये सही था, ये गलत था, हमें गलत पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 126 के बाद अगला क्वेश्चन 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर स्टेटमेंट दी और पूछा उसने कि क्या शक्ति नहीं है, देखते हैं जरा एक एक करके। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, पता है हार्डेस्ट मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, ये तो सही बात है, उसने नॉट ट्रू पूछा है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, बिल्कुल सही बात, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कुछ भी हो सकता है। स्टोर्ड पोलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है, ये पोलन बैंक रहती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है, सही बात है ये भी। टेपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ इंदर, नहीं टेपेटम डेहिसेंस में मदद नहीं करता बल्कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन मदर सेल को या डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, तो ये यहां गलत है, हमसे गलत पूछा है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 128, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट रिक्वायर, पता है अपनों को इसके लिए पानी जरूरी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 129, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्ट्रॉन, ट्रू जीन कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिस्ट्रॉन को बोलते हैं ट्रू जीन। 130, स्टिर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, तो स्टीरिंग क्यों करते हैं बायोरिएक्टर, प्यूरिफिकेशन प्रोडक्ट के लिए नहीं, प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं करेंगे बल्कि एरेशन ऑक्सीजन देने के लिए करते हैं। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट नहीं, उसके लिए घुमाएंगे थोड़ी स्टीर थोड़ी करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन मिलता रहे इसलिए हम स्टीर करके ऑक्सीजन देते रहते हैं, करेक्ट आंसर सी। 130, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 131, स्प्लाइजियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, स्प्लाइजियोसोम स्प्लाइसिंग के लिए लगता है और स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को, वो होता है यूकेरियोट के अंदर। तो देखिए जरा एक मिनट, क्वेश्चन 131, अच्छा एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड, हार्टवुड के कॉन्टेक्स्ट में वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं क्या करके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट, ये तो राइट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर। इट इज हाईली ड्यूरेबल, इसी की का फर्नीचर बनाते हैं, बहुत ड्यूरेबल है, सही बात है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स इफिशिएंटली, नहीं साहब ये सब डिपॉजिट होगा तो फिर काहे के लिए, ये तो गलत बात लिखी है। इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, हाँ जाइलम है, डेड एलिमेंट तो होगा लेकिन साथ में इन सब के डिपोजिशन से कंप्लीटली डेड हो जाता है, ये भी सही बात लिखी है, उसने रॉन्ग पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 131 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही स्प्लाइसियोसोम का आ गया फिर से, यानी वही क्वेश्चन था, स्प्लाइसियोसोम इज नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, मैंने बताया जैसे आपको कि स्प्लाइसियोसोम्स वो स्प्लाइसिंग के काम आता है और ये प्रोसेस होता है यूकेरियोट में, प्रोकैरियोट में होता नहीं है। तो प्लांट्स वो यूकेरियोट हैं उनमें मिलेगा, एनिमल्स यूकेरियोट में मिलेगा, फंजा यूकेरियोट उसमें मिलेगा, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 132 का डी। नेक्स्ट अगला 134, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज ने कीटो बैक्टीरियोफेज पर काम किया था, वो करेक्ट आंसर बी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, को ज्यादा उलझने की बात नहीं है। 135, विच वन इज रॉन्गली मेज्ड, कौन सा गलत तरीके से मेज किया गया है, तो देखते। जेमा कप मार्केंशिया में हाँ मिलता है, तो करेक्टली मेज्ड है। बाइफिलेट जूस्पोर्स मिलते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर, हाँ मिलते हैं, वो अलग बात है कि डिसिमिलर साइज के होते हैं, लेटरली इंसर्टेड होते हैं, लेकिन मिलते हैं बाइफ्लैजिलेटेड। यूनिफ्लैजिलेटेड गेमिट पॉलीसाइफोनिया, यार पॉलीसाइफोनिया जो है ये रेड एल्गी का एग्जांपल है, रेड एल्गी मुझे फ्लैजिला नहीं मिलता, इसलिए ये करेक्ट आंसर है, रॉन्गली मेज्ड। अगला भी देख लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, हाँ क्लोरेला एक यूनिसेलुलर अलगा है और इसी पर केल्विन ने केल्विन साइकिल भी का एक्सप्लेनेशन दिया था, ये भी सही है, रॉन्गली मेज्ड, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है भाई 138, चलो भाई 130 के साथ चलते हैं अपन, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल
डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद ही करना है। 140 व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गेमिट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड में जो मेल गेमिट डिस्चार्ज होता है, यानी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए अपने को। ये एम्ब्रियो सेक है, ये एग एपरेटस जिसके अंदर ये सिनर्जिड वाला पार्ट मान लो, ये एग वाला पार्ट मान लो, ये पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर एंटीपोडल्स। मेल गेमिट केस है तो होता क्या है कि यहाँ से एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, और पोलन ट्यूब की एंट्री अपने साथ 2 मेल गेमिट लेकर आएगा वो, और ये बस्ट हो जाएगा, और बस्ट होकर 2 मेल गेमिट यहाँ पर गिरेंगे। एक इसके साथ जुड़ेगा, एक एग के साथ जुड़ेगा। तो वो बोल रहा है वन फ्यूज विद एग अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिड। नहीं, अदर डिजेनरेट नहीं होता, ये तो गलत बात लिखी। ऑल फ्यूजेज विद एग, नहीं, एग उधर एग इधर है, ये भी गलत बात लिखी। वन फ्यूज विद द एग अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस। नहीं साहब, सिनर्जिड तो ये जिस ऑर्गेनाइज हो जाता है ये तो फट ही जाता है, ये भी गलत बात लिखी। वन फ्यूज विद द एग, हाँ ये एग के साथ फ्यूज कर रहा है। एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल न्यूक्लियर, हाँ ये सेकंड सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ कर रहा है फ्यूज। ये करेक्ट आंसर है, उसने हमसे करेक्ट ही पूछा है, फेट पूछा है, तो डी 140 डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 141 select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसके नियमों जानना चाह रहा है, आपके नियम पता है कि नहीं आपको। तो अपनों को पता है कि हाँ, जेनेरिक नेम वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल से करेंगे, और साइंटिस्ट का नाम वो स्मॉल में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म में नहीं। या तो काफी सारा बड़ा लिख दिया है। ये हाँ कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ये छोटा फॉर्म लिखा भी है, करेक्ट दिख रहा है। आगे देखते हैं बेंजीफेरा इंडिका, इसमें साइंटिस्ट से रिलेटेड नाम नहीं है, इसमें तो ये गलत लिखा है, उसने स्मॉल में होना चाहिए था, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 141, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 142 फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलियन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के सेलियन फीचर पूछ रहा है वो, क्या है भाई जेनेटिक कोड के सेलियन फीचर। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, हाँ जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। नॉन एम्बिगुअस, हाँ ये बात भी सही है, नॉन एम्बिग्यूटी होती है। ओवरलैपिंग नहीं होता। डिजेनरेट, हाँ होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। यूनिवर्सल होता है, एम्बिगुअस नहीं होता। डिजेनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है। करेक्ट आंसर डी 142। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 143 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में है भी, और ये पूछा भी जा चुका है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करने वाला है, तो आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए को, ये तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है ये वाला काम, ये सेकंड वाला करता है। तो ये सेकंड वाला करता है, ये अपने काम का नहीं। ये थर्ड वाला करता है, अपने काम का नहीं। राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ये भी, ये भी, ये भी। करेक्ट आंसर सी। और ये फिर वो आ जाएगा, उसने पूछा है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 144 व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। पता है अपने को सिग्मा और रो फैक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। तो अपने को पता है वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स। तो वायरॉइड के लिए क्या सत्य है, पहले वाली बात है, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन। इस तरह का तो कुछ होता ही नहीं फ्री डीएनए वाला। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, नहीं साहब, प्रोटीन कोड के साथ आरएनए हो जाएगा तो वायरस ही हो जाएगा वो तो। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, हाँ इसीलिए इसे वायरॉइड कहते हैं। और अगर सिर्फ अकेला आरएनए होता, प्रोटीन कोड नहीं होता, सॉरी अकेला प्रोटीन कोड होता, आरएनए नहीं होता, तो वो प्रियॉन्स कहलाते हैं। ये वायरॉइड है। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, नहीं ये भी गलत बात है, तो वायरस के लिए सही बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 148 में सी। 150 एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल अल्गी वॉलवॉक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर बी 152 मेज द कॉलम। ठीक है भाई, कॉलम को मेज करके देखते हैं एक एक करके। G1 S, G2 और मेटाफेज इन एम फेज, इनकी बात की उसने।
अब G1 सेल ग्रोथ इन ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन इन क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ और अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब अपने को पता है कि G1 फेज के लिए साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो जाएगी, S फेज डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर, G2 फेज सेल ग्रोथ और सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का, मेटाफेज इन M फेज, बेटा फेज के अंदर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। ए में थर्ड एक ही जगह दिया है तो ए में थर्ड भी सही है, बी में फोर्थ, सॉरी बी कहाँ है, ये रहा, बी में फोर्थ, एस फेज नहीं तो ये गलत है। फिर से देखें, G1 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता ही है, तो बी में सेकंड कहीं दिख रहा है क्या, बी में सेकंड यहां दिख रहा है, सी में थर्ड नहीं, गलत बात है ये, तो कहीं ना कहीं कुछ आंसर की गड़बड़ दिख रही है। ए वैसे सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन तो G2 फेज में होता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल G1 फेज में बन जाते हैं, इसलिए आप इसे ये भी मान सकते हो। एक बार फिर से और इसमें से सही ज्यादा चुनने की कोशिश करते हैं अपन। फिर से देखते हैं, देखिए एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अलाइनमेंट ऑफ मेटाफेजिक प्लेट पर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब दो बचे, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ और सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का वो होता है G2 फेज के अंदर है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि ज्यादातर ऑर्गेनेल G1 फेज में बन जाते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो ये इधर आ जाएगा और G2 फेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ आ जाएगी। तो ए में पहला ये भी हो सकता है, बी में दूसरा ये भी हो सकता है, सी में तीसरा ये भी हो सकता है, डी में चौथा ये भी हो सकता है। करेक्ट आंसर ज्यादा करेक्ट वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला 153, फिर आ गया अब की बार मैच द कॉलम। देखो जरा मैच द कॉलम में दो कॉलम दिए, पहले वाला ड्रैगन फ्लाई से गेट रीड ऑफ फाइट इन मॉस्किटो, ये सही बात है। बेसिलस thuringiensis बीटी कॉटन वाला है ये। तो बायो कंट्रोल, अच्छा ग्लोमस एब्जॉर्ब फास्फोरस, एक एक करके देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई में सेकंड, ए में सेकंड, बहुत सारी जगह पर सेकंड दिया है। अब आपका बचा है इधर कुछ नहीं है, डी में बस बेसिलस thuringiensis वाले ही, यहाँ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। बायो कंट्रोल एजेंट है इंडिपेंडेंट प्लांट पेस्ट, ये बीटी कॉटन इसी से डेवलप किया गया था। बी में फोर्थ यहाँ दिया है, ए में सेकंड भी था, सी में पांचवा ग्लोमस पांचवा है, सही बात है। डी में थर्ड बेक्यूलोवायरस, वो थर्ड यानी नेरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 157, जूलॉजी के ऊपर से कूदते हुए जंप लगाकर 157 पर सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब ये वही आपके एनसीईआरटी में याद करने वाला ही है, उषा गौरव वो रेपसीड मस्टर्ड के लिए है, यही सही बात है। 158 अल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो सेलुलोज के साथ गैलेक्टन मनन और कैल्शियम कार्बोनेट वो होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन 160 when two unrelated individuals or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both the parents. This phenomenon is called, इसे heterosis या hybrid vigor भी बोलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, heterosis या hybrid vigor भी बोलते हैं इसे। 161 the cork in secondary cortex are collectively called perider, straight forward definition ही perider में की। 165 तो ये बहुत सारे देके रखे इसने, among bitter gourd, mustard, brinjal, pumpkin, china rose, lupin, cucumber, sun hemp, ग्राम गुआवा, इन सब में से क्या पूछ रहा है वो, हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर, कितने हाइपोगाइनस फ्लावर रखना है। तो बिटर गार्ड ये तो एपिगाइनस रखता है, मस्टर्ड ये रखता है, ब्रिंजल ये भी रखता है, पंपकिन वो एपिगाइनस रखता है, चाइना रोज वो रखता है, ल्यूपिन भी रखता है, क्यूकम्बर एपिगाइनस, सन हेम रखता है, ग्राम रखता है, गुआवा एपिगाइनस, बीन रखता है, चिली भी रखता है,
प्लम पेरीगाइनस, रोज प्लम पीच वो तो पेरीगाइनस का एग्जांपल है, पेटूनिया भी रखेगा, टमाटो भी रखेगा, रोज पेरीगाइनस का है, विधानिया सोमिनिफेरा वो भी रखेगा, पोटैटो भी रखेगा, अनियन भी रखेगा, येलो भी रखेगा, ट्यूलिप भी रखेगा। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 15। स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने का क्वेश्चन है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 166 166 इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड। यही होता है करेक्ट आंसर ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो न्यूक्लियोइड देख लेते हैं इसको। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन बैक्टीरिया में कौन करता है? न्यूक्लियोइड वो तो उसके जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं। राइबोसोम वो तो प्रोटीन फैक्ट्री है, ये भी वो काम नहीं करेगा। सेल वॉल वो वाले भी वाला काम नहीं करेगा। मिजोसोम्स, हाँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स हो सकते हैं, वो मिजोसोम कहलाते हैं। तो ये हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट अगला 168 during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level in the level if the initial amount is denoted by twice C। अब इसको समझो जरा थोड़ा सा, ये C वैल्यू से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को रहता है, कोई खास बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास सेल है, ये एक डिप्लॉयड सेल है और इसकी C वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस C, और ये मुझे मिली है G1 फेज में। इसने एज फेज पार किया, तो एज फेज में क्या क्या हो जाएगा? एज फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड एक एक क्रोमेटिड और बन जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसलिए अमाउंट हो जाएगा 4C। फिर ये सेल मुझे मिलेगी G2 फेज के अंदर, तो G2 फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहेंगे, और ये कितना रहेगा? 4C। अब क्या बोल रहा है वो? During which phases of cell cycle amount of DNA in a cell remains 4C level if the initial amount is denoted by twice C। हाँ ये 4C लेवल पर है, जबकि इनिशियल twice C था। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए? G0 और G1? नहीं सर, G0 में तो twice C है, और सॉरी G0 नहीं, G1 में twice C है, और इवन G0 में भी twice C होगा। D वाला बोल रहा है G1 and S, तो G1 में तो twice C है, लेकिन S फेज के अंदर सिंथेसिस हो जाएगा 4C। ओनली G2, हाँ इसके अंदर मुझे 4C मिलेगा। G2 and M, G2 में तो मिलेगा, लेकिन M फेज जब पहुंचेगी आगे तो वहां पर इसका अमाउंट कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा C, G2 फेज के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 169, फिर उसने वही मैच द कॉलम वाली बात कही है, देखते हैं। सेंट्रियोल वो बेसल बॉडी बनाने में मदद करेगा सीलिया और फ्लैजिला की। क्लोरोफिल, थाइलेकॉइड मिलते हैं तो क्लोरोफिल के अंदर। क्रिस्टी फोल्डिंग इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का। राइबोजाइम वो ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह ऐड करते हैं, ऐसे, और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। तो ए में फोर्थ यहां भी है, यहां भी है। बी में सेकंड यहां पर है, यहां नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। दूसरे भी मिला सकते हो। सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, हाँ है। डी में थर्ड, हाँ डी में थर्ड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। 170 मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड, यानी इनडायरेक्टली वो मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछना चाह रहा है। तो अपने को सभी बातें पता होना चाहिए, मैक्रो माइक्रो कौन कौन से हैं। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, तो एक बार लिखकर देख ही लेते हैं कौन कौन से मैक्रो हैं। यार लार्ज में पूछ रहा है तो मैक्रो लिखकर देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इनमें से फास्फोरस, हाँ फास्फोरस है। पोटेशियम, हाँ पोटेशियम भी है। सल्फर, हाँ सल्फर भी है। कैल्शियम, हाँ कैल्शियम भी है। ये हो जाएगा एक। दूसरे देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर, नहीं ये गलत बात है। पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, ये गलत बात है।
मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, गलत बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा। 179 पर जंप हुआ है। क्या बोल रहा है 179? ठीक है। इन एंटीराइनम मेजर्स, यानी वो स्नैपड्रैगन जिसे डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन्ड। सही बात है। व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्व्ड द F2 जनरेशन शोड व्हाइट, रेड, पिंक फ्लावर्स। सही बात है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट चुनना है, क्या सही नहीं है, भाई चूज द इनकरेक्ट चुनना है। ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल ये गलत बात है, सॉरी नॉट फॉलो। हाँ, तो नॉट फॉलो करो तो सही बात है। क्या कर रहा है अभी, इधर ही पढ़ देते हैं। पिंक कलर, हाँ तो ये तो फॉलो कर रहा है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण पिंक कलर आया है। रेशो 1:2:1, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए रेशो हो जाएगा 1:2:1। एक रेड, दो पिंक, व्हाइट, ये रेशो होता है इसके अंदर। जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक सेम होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो ऑलवेज अप्लाई होगा ही होगा। ये गलत बात लिखी, उसने इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 182, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। एक एक करके देखते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर, हाँ ये सही बात है। ऑफ नॉन होमोलॉगस नहीं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, हाँ ये सही बात है। ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एट डेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो सही बात है। ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम भी सही बात है। डेकाइटिन स्टेज भी सही बात है। ये बी वाला सही दिख रहा है, आगे और देखते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये सही बात है। होमोलॉगस क्रोमोसोम ये भी सही बात है। जाइगोटिन वाली बात गलत है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सही बात है। नॉन होमोलॉगस ये गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 185, 185, सेलेक्ट द करेक्ट इमेज। अब फिर करेक्ट इमेज पूछ रहा है वो, देख लेते क्या है। थैलेसेमिया करेक्ट इमेज पूछ रहा है वो, तो ये तो गलत बात है। हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं, गलत बात है, एक्स लिंक्ड है वो। फिनाइलकीटोन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फिनाइलकीटोन्यूरिया ये तो गलत बात है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऑफ क्रोमोसोमल 11, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 187, फिर वही मेज द कॉलम वाला आया है, क्या है भाई देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड सिंथेसिस करता ही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसिस करता ही है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन करता ही है। सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन है ही। तो ए में सेकंड, ए में सेकंड यहां दिया है। बी में फर्स्ट, हाँ बी में फर्स्ट भी है। सी में थर्ड, सी में थर्ड भी है। डी में फोर्थ, डी में फोर्थ भी है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट अगला 190, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव सब जीरो टेम्परेचर, यानी जीरो से नीचे टेम्परेचर चाहिए अपनों को। तो देखते हैं कौन सा है। हाई एल्टीट्यूड प्लेस, हाँ ऊपर जैसे पहाड़ों पर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे जीरो से कम रहेगा, जब तो बर्फ जमी रहती है, सही बात है। हाइड्रोथर्मल वेंट नहीं साहब, यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। पोलर एरिया वहां पर पोलर केप्स हैं, जमी हुई बर्फ, सही बात है ये भी। और ट्रॉपिकल डेजर्ट वो तो डेजर्ट है, वहां तो गलत बात है। तो ए और सी सब जीरो, ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 90, नेक्स्ट 91, a person using an air conditioner in summer and heater in winter, the person accomplished his homeostasis through physiological नहीं, morphological, anatomical, artificially उसने अपना homeostasis maintain करके रखा हुआ। करेक्ट आंसर 91 का सी। 92, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर दिए हैं, उनके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना चाहिए, करते हैं। हैव सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हैव लॉस्ट इट्स अननेसेसरी सेंस ऑर्गन ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो पता है अपने लोगों को जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं स्पेशली, वो कई सारे सेंस ऑर्गन्स की उनको जरूरत ही नहीं रहती है। ये पैरासाइट की तरफ दिख रहा है मुझे। हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, हाँ क्योंकि वो चांस प्रोडक्ट है, कभी ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा तभी ज्यादा ऑफस्प्रिंग रहेंगे, तो ज्यादा उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, ये भी पैरासाइट के लिए सही बात है।
प्रेजेंस ऑफ शक्कर, शक्कर रहेंगे तो उनकी मदद से वो जैसे इंटेस्टाइन में या किसी जगह पर चिपक कर रह पाएंगे, अंदर रह पाएंगे। तो पैरासाइट के लिए सही बातें हो रही हैं। 192 में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट अगला 198, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, पता है अपने को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, करेक्ट आंसर है बी। 199, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो प्रोकैरियोट में ही होता है, और क्लेमाइडोमोनास ये अलगी का एग्जांपल है, अलगी, ये तो स्पाइरोगायरा भी अलगी है, अल्वा ये भी अलगी है ना, ये सारे के सारे प्लांट्स है। रोडोस्पाइलम रूब्रम है ना, ये प्रोकैरियोट है, इसके अंदर एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, एनऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, यानी वाटर यूज नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस में। 200, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, तो अपनों को पता है कि जिटोनोगेमी वो जेनेटिकली ऑटोगेमी जैसा ही होता है, वो आपका फिजियोलॉजिकली जीनोगेमी हो सकता है लेकिन जेनेटिकली वो ऑटोगेमी जैसी होता है। करेक्ट आंसर ए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में स्पेशली। तो ये बढ़िया 16 वाला पेपर अपना कंप्लीट हुआ। अब 17 पेपर फिर आ रहा है, तो 17 के डिस्कशन के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगा। 17 के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।